अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नूर खान एयरपोर्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तुर्की के सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर की आमद पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। तुर्की के सदर दौरे पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुफाहमती याददाश्तों और माहिदों पर दस्तखत करेंगे। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियत भी तुर्क सदर के हमरा हैं। तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की आमद पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तुर्क सदर के दौरे में अहम मुआहदों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और खातून अव्वल की पाकिस्तान आमद पर वालेहाना खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी कौम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और खातून अव्वल अमीना एर्दोगान को खुश आमदीद कहती है। तुर्क सदर एक विजनरी रहनुमा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्की ने तारीखी तरक्की की। रजब तैयब एर्दोगान की मुतहरिक क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। सदर एर्दोगान के तारीखी दौरे से पाक तुर्क ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज, 4 हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हो गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में बतौर आर्जी जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। वजारत कानून व इंसाफ ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस की बात में कोई धमकी नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जजेस के एक ही इमारत में दफातर हैं, बेंच में सिर्फ एक दीवार है, फिर भी खतूत लिखते हैं। हमने तो यही सुना और पढ़ा था कि जजेस अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। राना सनाउल्लाह बोले, ये सूरत हाल हुकूमत, अदलिया और रियासत के लिए भी नुकसानदेह है। कम अज कम 3 चीफ जस्टिस मुत्तफिक होते हैं तो हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर होता है। राना सनाउल्लाह का कहना है, सीनियरिटी का मामला किसी अदालती फोरम पर चैलेंज होता है तो होना चाहिए और फैसला आना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के मामले पर राना सनाउल्लाह बोले, मौलाना फजलुर रहमान हमसे राजी रहेंगे और हम उन्हें राजी रखेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जजेस के एक ही इमारत में दफातर हैं, फिर भी खतूत लिखे जाते हैं। सूरत हाल हुकूमत, अदलिया और रियासत के लिए भी नुकसानदेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले 2 जजेस, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज में ज़िला अदलिया की जानिब से एशाइया दिया। एशाइये में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस एशाइये में शरीक। सीनियरिटी इशूज़ पर प्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस शरीक नहीं हुए। तकरीब से खिताब में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस साल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने रिकॉर्ड केसेस निपटाए। ज़िला अदलिया के जज को भी इस बार हाई कोर्ट में लिया गया। तकरीब से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, सुप्रीम कोर्ट में आर्जी तौर पर तैनात होने वाले जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी खिताब किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के हुक्म को चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान है। रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जारी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त की जाएगी। अपील में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को PTI से निकालने का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामी के मुताबिक शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस भेजा गया था। तसल्ली बख्श जवाब ना देने शोकाज नोटिस पर दिए गए रद्द अमल पर पार्टी से निकाला गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया है। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकाले जाने से एक रोज कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था, गीबतों ने पार्टी को तबाह किया, मेरे अलावा सब गीबत करते हैं, आपस की खींचातानी की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा।
کہ جہاں پارٹی میں فیصلے کانفوسیوں پہ ہو، غیبتوں پہ ہو، اور یہ غیبتیں تاحال جاری ہے، اس کا لامتناہی سلسلہ ہے، اور ان غیبتوں نے جو ہے نا پارٹی میں ناقابل تلافی نقصان آپ کی غیبتیں کون کر رہا ہے؟ میرے علاوہ صاحب کر رہے ہیں۔ آخری دفعہ مجھے کیوں نکالا گیا تھا پارٹی سے، ابھی تک اس جرم کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ کسی نے جناب کان میں بات ڈال دی، کسر پسر ہوئی، جھوٹ موٹ غیبت ہوئی، اچھے بھلے تعلقات ہوتے ہیں، پھر کوئی جا کے کان میں بات ڈال دیتا ہے۔ آئی ایم ایف کے وفد کی آڈیٹر جنرل ایف بی آر اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حکام سے ملاقاتیں۔ وفد کو پبلک سیکٹر میں آڈٹ و شفافیت کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایم ایف وفد نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کا بھی دورہ کیا۔ آئی ایم ایف مشن کی ہاؤسنگ اینڈ ورکس حکام سے بھی ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو انسداد بدعنوانی، مالی جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ آئی ایم ایف کو مشکوک ٹرانزیکشنز کی روک تھام، منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف وفد نے زمینوں کا ریکارڈ ڈیجیٹل کرنے پر زور دیا۔ وفد کو دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ ایف بی آر کی جانب سے ڈیجیٹلائزیشن، اسمگلنگ اور ٹیکس چوری کی روک تھام پر بریفنگ دی گئی۔ کابینہ ڈویژن، وزارت خزانہ اور وزارت قانون کے حکام سے بھی آئی ایم ایف وفد کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ رمضان المبارک میں سستی اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے ابھی سے حکمت عملی تیار کی جائے۔ وفاقی صوبائی حکومت عام آدمی کے لیے اشیاء خورنوش کی سستے داموں دستیابی یقینی بنائیں۔ وفاقی کابینہ نے بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی اور مذہبی رواداری کی حکمت عملی کی منظوری دے دی ہے۔ مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے ڈائلاگز، کانفرنسز اور آگہی مہم چلائی جائے گی۔ نفرت انگیز مواد اور فرقہ وارانہ تنازعات کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے ڈاکٹر حسن الامین کو قومی ادارہ برائے مطالعہ پاکستان، قائد اعظم یونیورسٹی کا ڈائریکٹر مقرر کرنے اور طاہرہ رضا کی 5 سال کے لیے بطور نان ایگزیکٹو ممبر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ پاکستان اور عراق کے درمیان ڈبل ٹیکسیشن کے خاتمے کے معاہدے پر دستخط کی منظوری دی گئی ہے۔ ملک بھر کی بجلی صارفین کے لیے قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ ایک ماہ کے لیے بجلی ₹1.23 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں کمی دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ بجلی صارفین کو فروری کے بجلی بلوں میں ریلیف ملے گا۔ کمی کا اطلاق لائف لائن الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر نہیں ہوگا۔ کہ الیکٹرک کے لیے بھی بجلی ₹1.23 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دی گئی۔ کہ الیکٹرک کے لیے نومبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت کمی کی گئی۔ کراچی کے بجلی صارفین کو فروری کے بجلی بلوں میں ریلیف ملے گا۔ ایک ماہ کے لیے بجلی ₹1.23 فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ صارفین کو فروری کے بجلی بلوں میں ریلیف ملے گا۔ کمی کا اطلاق لائف لائن الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر نہیں ہوگا۔ کہ الیکٹرک کے لیے بھی بجلی ₹1.23 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو ڈوزیئر بھیج دیا۔ چیف جسٹس کو لکھا گیا خط اور ڈوزیئر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا۔ 26 نومبر 9 مئی واقعات پر بانی اور سیاسی قیدیوں کا خط میں لکھا۔ پتن کی رپورٹ اور کورنگ لیٹر بھی آئی ایم ایف کے حوالے کیا۔ خط میں گورننس، قانون کی حکمرانی، ٹرانسپیرنسی کے معاملات اجاگر کیے۔ ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آئی ایم ایف وفد کے سامنے تمام حقائق ہونے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف وفد نے وقت لیا ہوگا، چیف جسٹس نے وقت دیا ہوگا، فریقین کی رضامندی سے یہ ملاقات ہوئی ہوگی، شاید فائنینشیل ڈسپلن کے تحت یہ ملاقات ہوئی ہوگی۔ ہماری معاشی سانسیں آئی ایم ایف کی وجہ سے بحال ہوئی ہیں۔ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ہماری خواہش نہیں، مجبوری تھی۔ آئی ایم ایف کی وجہ سے ملے ہیں ہم۔ آئی ایم ایف نے ٹائم مانگا ہوگا، انہوں نے ٹائم دیا ہوگا۔ دونوں جو فریق ہیں ان کی مرضی سے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ ہمیں جو پیسے ملے ہیں، جو پروگرام ملا ہے، جو فائنینشیل ہیلپ ملی ہے، جو بریدنگ سپیس ملی ہے، وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ملے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مانیٹری، فسکل، یہ سارے مسئلے جو ہے ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ ایک فائنینشیل ڈسپلن جو ہے ہمارے ملک میں جو مختلف مالی مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں جو ہے جوڈیشری ہماری مدد کرے۔ جوڈیشری کی ہیلپ جو ہے فائنینشیل ڈسپلن میں بڑی وائٹل ہے، اس لیے آئی ایم ایف ان کو ملا ہے۔ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، مجھے اس پر رحمان کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پر ہمارے تحفظات برقرار ہیں۔ ججز کی تقرری میں پہلے بھی پارلیمنٹ کا کردار تھا، اب دوبارہ شامل کیا گیا ہے۔ آئینی عدالت کے قیام کے حامی تھے، لیکن آئینی بینچ بننا بھی برا آغاز نہیں۔ آئینی بینچ کو کام کرنے دیا جائے تو بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ مدارس کی رجسٹریشن پر حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ 26ویں ترمیم پارلیمنٹ کی
की है। और ये पहले भी हुआ कि जजों की तकर्री में पार्लिमानी किरदार था, फिर निकाला गया, अब दोबारा भी आइन के एक शिक के तहत पार्लिमानी किरदार उसमें आया है। हर चीज़ जब उसका आगाज़ होता है तो उसमें कुछ बेइतदालियाँ उसमें आती हैं। कोई अपने फ़ायदे के लिए जजों की बात करता है, कोई अपनी मर्ज़ी के जज लाना चाहता है, लेकिन अगर एक चीज़ उसूलन सही है और ऐसा ही होना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि जो मिसाल के तौर पर अदालती बेंच बना है, अगरचे हमारा आइडिया तो अदालती कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत का था, लेकिन फिर भी जो उसका आगाज़ हुआ है तो आगाज़ बुरा नहीं हुआ। बेलगाम डंपर इंसानी जिंदगियों के लिए खौफ की अलामत। सिंध हुकूमत का दिन के औकात में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला हुआ। खूनी डंपर ताहाल सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। शहरियों में भी डर खौफ की लहर बरकरार है। बिलाल अली की ये रिपोर्ट देखिए। कीमती जिंदगियां जाने के बावजूद शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक का राज बरकरार। सिंध हुकूमत का डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला ताहाल अमल दरामद का मुंतज़िर। सड़कों पर दनदनाते डंपर, शहरियों में डर खौफ की लहर बरकरार। शाहराहों पर सफर करते हुए शहरी कहते हैं कि घर से निकलते हुए भी अब डर लगता है, कुछ पता नहीं होता सही सलामत घर वापस पहुंचेंगे या नहीं। 100 के करीब लोगों की जान चली गई है। तो मामूली बात तो नहीं ना कराची के अंदर। अब ऐसा लगता है कराची के सारे लावारिस हैं। नहीं करती, आवाम भी कुछ नहीं कर रही है कि इसलिए ट्रक वाले तो दंदनाते घूम रहे हैं। वो तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, जिनके रूट्स अलग हो, ये यहाँ नहीं, जिनकी कुछ टाइमिंग हो, ताकि जो आम लोग अपने रोज़ कारोबार से अपने घर जाके फिर इनकी टाइमिंग हो तो फिर मसला आता है। कराची में स्पेसिफिकली हर इंसान को अपनी, जहाँ तक बात है ट्रैफिक की, अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा और तभी जो है ना एक आम बंदा, आम इंसान सर्वाइव कर सकता है। तो जितनी भी जानें और हलाकतें जो हुई हैं, तो इन सब सूरत में जो है एक फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 मौजूद है कि जिसके तहत जो है ये मुकदमे किए जा सकते हैं और ये खालिस्तान मुआवजे, कंपनसेशन या जो हर्जाना है उसके मुकदमे होते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि बेहंगम ट्रैफिक और खूनी डंपरों को लगाम लगाने के लिए दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक की पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद फौरी किया जाए। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ बिलाल अली, ABN न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सवाल किया कि अगर आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस दौरान सजा याफ्ता मुलजिम अर्जम जावेद के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए। समाअत में सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि इसमें 2 मसाइल हैं। एक, आर्टिकल 175 का मसला, जहाँ तक बात बुनियादी हुकूक की है तो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सवाल किया, अगर बुनियादी हुकूक दस्तयाब ना हो और किसी एक्ट के साथ मिला लें तो क्या हुकूक मुतासर होंगे। आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ली जाए तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक जुर्म का कोई ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए 1975 में FB अली केस में पहली दफा 21D1 का जिक्र हुआ। उस पर जस्टिस मजहर अली ने कहा, आर्टिकल 21D को हर मर्तबा सुप्रीम कोर्ट क्यों देखे। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, लीगल फ्रेमवर्क तब्दील हो जाए तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आर्टिकल 8(3) का इस्तिस्ना 21D के लिए दस्तयाब नहीं। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, 21D के लिए 1967 में ऑर्डिनेंस लाया गया था, एक मियाद होती है, कहीं ऐसा तो नहीं ऑर्डिनेंस मियाद खत्म होने पर मतरूक हो गया हो। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 से मौजूद है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 1967 से कबल ट्रायल होते रहे। जस्टिस मंदुखैल ने कहा, सिविल सर्विस में कोई शख्स ऐसा जुर्म करता है तो उसे नौकरी से निकाला जाता है। सिविल सर्विस में सजा देने का इख्तियार मौजूद नहीं। आर्म फोर्सेज में एक तरफ नौकरी से निकाला जाता है तो दूसरी तरफ सजा भी दी जाती है। आपको बताना पड़ेगा आर्मी एक्ट का इतलात होता किस पर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उसका ट्रायल कहाँ करेंगे। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा, कोई शहरी दुश्मन मुल्क के वरखलाने पर राज उन्हें दे तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा जिसका तरीकाकार मौजूद है।
सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं आइन के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, तोड़ मोड़ कर दलाइल नहीं दूंगा। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आइन बुनियादी हुकूक दे और कोई उंगली के इशारे से छीन ले। ऐसे नहीं हो सकता कि कमांडिंग ऑफिसर कहे मुझे मुलजिम चाहिए, उसे मेरे हवाले कर दो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 5 रुकनी बेंच ने सेक्शन 2D खत्म कर दिया। सेक्शन 2D खत्म होने के बाद जासूस अनासर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी में सिविल मुलाजमीन भी होते हैं। अगर सिविल मुलाजमीन की आड़ में दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे तो ट्रायल कहाँ होगा। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी में मौजूद सिविल मुलाजमीन आर्मी एक्ट के ताबे होते हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। मलका कोहसार, मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बड़ी तादाद में सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। नारान कागान, शुगरान, सवात, मालम जब्बा, वादी नीलम और दीगर बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर भी हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि चित्राल के भी चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है।